तो हाय गाइस, वेलकम बैक। तो डीएसए पढ़ने से पहले, डीएसए के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें ये ज़रूर से ज़रूर समझ लेना चाहिए कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता क्या है। ओके, सो यू कैन सी माय स्क्रीन। तो यहाँ पे मैं आपको इस लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा कि व्हाट इज़ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, इंटरव्यूअर क्यों टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे क्वेश्चंस पूछता है। ओके, क्या क्या टाइप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है और क्या रूल्स हैं जिससे हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी असल में होता क्या है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है टाइम टेकन टू रन द कोड, तो आप एब्सोल्युटली गलत हैं, आप एब्सोल्युटली गलत हैं। ओके, तो मैं इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। लेट्स से एक हमारे पास मशीन है जो मैक है और एक है इंटेल पेंटियम 4, मतलब कोई सा पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 500 लाइंस ऑफ कोड लिखता हूँ दोनों मशीन में। तो एक जो मैक है, जो मतलब एडवांस्ड फीचर है, जिसका सिस्टम बहुत फास्ट है, वो 5 सेकेंड लेता है एग्जीक्यूट होने में, और यहाँ पर 500 लाइंस के कोड को एग्जीक्यूट होने में 15 सेकेंड लगता है। सो क्या मैं ऐसा बोलूँ कि इसमें सेम कोड का, मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सेम कोड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अलग अलग होगा इस केस में, जैसे एक इसमें 5 सेकेंड ले रहा है और एक इसमें 15 सेकेंड। सो द आंसर इज़ नो। क्यों मैं नो बोल रहा हूँ? क्योंकि तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक कांस्टेंट प्रॉपर्टी है किसी भी कोड की। एज इन, लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू इन डिटेल। तो मैं क्या बोलता हूँ, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट। मतलब तो मेरा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो एक फंक्शन ऑफ इनपुट होगा, मैं ये बोलता हूँ। अगर ये ऐसा होता है तभी मैं सोचूंगा ना, तभी मैं समझूंगा कि ओके, जो भी इनपुट रहेगा उस हिसाब से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वेरी करेगा, राइट। इसी को हम लोग एक ग्राफ से समझते हैं। लेट्स से मेरा इनपुट है 500, 1000, 1500 एंड 2000। ओके, तो मेरा जो टाइम है 500 लाइन ऑफ कोड को 1 सेकेंड ले रहा है, फिर 2 सेकेंड, फिर 3 सेकेंड, फिर 4 सेकेंड। सो ग्राफ इस तरीके से जा रहा है, राइट। सो ये मेरा थीटा क्या होगा? थीटा होगा रेट। ओके, यही चीज़ हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है। सो फॉर्मल डेफिनेशन क्या होगी? लेट अस रीड आउट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्क्राइब्स द अमाउंट ऑफ टाइम एन एल्गोरिदम टेक्स टू रन एज अ फंक्शन ऑफ इनपुट, एज अ फंक्शन ऑफ इनपुट साइज। मतलब मेरा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है किसी भी एल्गोरिदम का, दैट हैज़ टू बी एज अ फंक्शन ऑफ इनपुट साइज। ओके, तो इसको किस तरीके से डिनोट करते हैं? बिग ओ, इसको बोलते हैं बिग ओ नोटेशन। ओके, और ये होता है ऑर्डर ऑफ बिग ओ। बिग ओ मतलब ओ ऑफ, यहाँ पे हम लोग कुछ लिखेंगे। ओके, यहाँ पे हम लोग कुछ लिखेंगे जो इनपुट के अकॉर्डिंग होगा। एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। एक फॉर लूप में लिखता हूँ जिसमें फॉर आई इन रेंज 1 to 6 होगा। प्रिंट, मैं कुछ प्रिंट करता हूँ। लेट्स से मैं मेरा नाम प्रिंट करना चाहता हूँ। ओके, तो ये मेरा कोड है। ओके, इस कोड को एग्जीक्यूट होने में कितने ऑपरेशंस लग रहे हैं वो हम एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, आई की वैल्यू 0 असाइन, आई की वैल्यू 1 असाइन होती है यहाँ पर। तो ये मेरा एक, यहाँ पे चेक करते हैं कि ऑपरेशंस कितने हो रहे हैं। ओके, तो ये फॉर आई इन रेंज 1 to 6। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रिंट मोहन किया मैंने। तो प्रिंट में ये मेरा फर्स्ट ऑपरेशन हो गया, या सेकंड ऑपरेशन ले लो, और ये सेकंड ले लो। ओके, दिस इज़ माय फर्स्ट ऑपरेशन, दिस इज़ माय सेकंड ऑपरेशन। तो ये क्या कर रहा है, ये आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहा है। ओके, फिर ये आई की वैल्यू इधर जाएगा, फिर चेक करेगा, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 2। इफ़ 2 इज़ लेस देन 6, ये कंपेयर करेगा। तो ये मेरा थर्ड ऑपरेशन हो गया, राइट। तो इसका मतलब क्या है, इस कोड को एग्जीक्यूट होने में, इस फॉर लूप को एग्जीक्यूट होने में हमारे टोटल 3 ऑपरेशंस लग रहे हैं। ओके, और तो मैं क्या बोलूँगा, 3 ऑपरेशन हर इटरेशन में लग रहे हैं। अब मेरा इटरेशन क्या होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको सबसे पहले कंपेयर किया, फिर प्रिंट किया, फिर इंक्रीमेंट किया। वैसे ही दूसरे स्टेज में जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर से कंपेयर करेगा, प्रिंट करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। फिर जब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर से कंपेयर करेगा, प्रिंट करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। इस तरीके से कंपेयर प्रिंट इंक्रीमेंट, कंपेयर प्रिंट इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं,
जब ये नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए जाएगा, मतलब जब i की वैल्यू 6 के लिए जाएगा, तो मेरा यहाँ पर क्या है, i की वैल्यू तो मैं 5 तक की ले सकता हूँ, i हैज़ टू बी लेस देन 6, तो ये कोड एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। तो मेरे टोटल 15 ऑपरेशंस हुए, मतलब तो मेरा यहाँ ऑर्डर क्या हो जाएगा, O ऑफ 3n। ओके, क्योंकि मेरे इनपुट क्या है, इनपुट मेरे 5 हैं, तो n इज़ इक्वल टू 5 है, और मेरे इनपुट क्या है, इनपुट इज़ इक्वल टू n इज़ इक्वल टू 5 है, और मेरा जो नंबर ऑफ़ ऑपरेशन है वो कितना लग रहा है, 3 टाइम्स n, तो ये मेरा हो जाएगा O ऑफ 3n। ओके, अब इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो ऑर्डर ऑफ 3n मुझे लिखना है, तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कैसे लिखें, इसके कुछ रूल्स हैं, देयर आर सर्टेन रूल्स। तो वो रूल्स हम एक के बाद एक डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या समझना है, हम यहाँ पे हमें क्या करना है, ऑलवेज कैलकुलेट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंसिडरिंग दी वर्स्ट केस। मतलब मैं वर्स्ट केस क्यों बोल रहा हूँ, लेट्स से मेरे पास एक मुझे वेबसाइट बनाना है, ओके, और मैं ये वेबसाइट 100 यूज़र्स के लिए बनाता हूँ, ओके, ये मैंने बना दिया, ओके। क्या होगा अगर 101 यूज़र्स आ गए, तो ये तो मेरा वेबसाइट क्रैश हो जाएगा, राइट। तो मैं क्या करूँगा, ये एक मीडियम केस में बनाऊँगा, फिर मान लो 200 का बनाऊँगा फिर, ओके। क्या हो अगर 201 आ गए, राइट। तो इस तरीके से मान लो मैं 1000 यूज़र्स के लिए मैंने बना दिया, ओके। बट क्या हो अगर 1 लाख यूज़र आ गए या 10 लाख यूज़र आ गए, तो ये जो मैं 100 यूज़र्स के लिए बनाया ये तो मेरा बेस्ट केस है, दिस इज़ माई बेस्ट केस, ओके। ये जो 200 या 1000 के लिए बनाया ये तो मेरा एवरेज केस है, दिस इज़ माई एवरेज केस। बट ये जो मैं 1 लाख के लिए अगर मैं बनाऊंगा तो ये मेरा वर्स्ट केस हो गया ना, मतलब वर्स्ट एज इन, मान लो मैं 100 यूज़र का बनाता और मेरे 10 लाख यूज़र आ गए, तो ये तो मेरे लिए वर्स्ट है ना। मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा, मैं 10 लाख यूज़र को हैंडल कर सकूँ, मेरा वेबसाइट जो है वो हैंडल कर सके, तो ये मैं वर्स्ट केस लेकर चलूँगा ना, कि वर्स्ट केस में मान लो मैं एक एनालॉजी देता हूँ, मान लो मैंने 100 लोगों का खाना बनाया, एक शादी है, मैंने 100 लोगों का खाना बनाया, ओके। मान के चलो 200 लोग आ गए, तो ये तो वर्स्ट केस हो गया ना। तो मैं तो वर्स्ट केस लेकर चलूँगा ना, कि अच्छा मैं 500 लोगों का खाना बनवाता हूँ, तभी मैं 200 या 300 लोग अगर एक्स्ट्रा आ गए तो मैं उनको खाना खिला दूँगा, राइट, किसी भी शादी में। तो ये चीज़ आपको हमेशा लेकर चलना होता है व्हेन यू टॉक अबाउट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो वर्स्ट केस सिनेरियो में मेरा ये 10 लाख यूज़र को कैटर करेगा, ओके। तो ऑलवेज कैलकुलेट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंसिडरिंग वर्स्ट केस, राइट। इग्नोर कांस्टेंट फैक्टर। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से ये मेरा ऑर्डर ऑफ 3n है, ओके। फॉर एग्जांपल मेरा ऑर्डर ऑफ n² प्लस n प्लस 2 है, तो मैं क्या करूँगा, कांस्टेंट फैक्टर को मुझे हटाना है, तो ये जो 2 है ये कांस्टेंट फैक्टर है, इसको मैं हटा दूंगा। सिमिलरली ऑर्डर ऑफ 3n में कांस्टेंट फैक्टर कौन सा है, ये 3 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ऑर्डर ऑफ n, ओके, इसको मैं लिख सकता हूँ ऑर्डर ऑफ n। सो दिस इज सेकेंड रूल। रिमूव लोअर बैंड और ड्रॉप लोअर ऑर्डर टर्म्स। तो लोअर ऑर्डर यहाँ पे क्या है, n है, राइट। सो आई हैव टू ड्रॉप दिस n। तो ये जितने भी लोअर ऑर्डर टर्म्स होंगे, n हो सकता है, ये कांस्टेंट टर्म हो सकता है, ये दोनों जो है मुझे रिमूव करना है। तो मेरा नेट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगा ऑर्डर ऑफ n²। ये मेरा थर्ड रूल है, राइट। फिर फोर्थ है सीक्वेंशियल स्टेटमेंट ऐड द कॉम्प्लेक्सिटी। तो सीक्वेंशियल स्टेटमेंट का मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे फॉर लूप मैंने लिया, कुछ लिखा, उसके बाद मैंने कुछ एग्जीक्यूट किया, बट फिर से इसी लाइन पे मैंने फॉर लूप लिया, ओके। तो ये मेरे कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्या होंगे, मान लो ये m है और ये n है, तो ये O ऑफ m प्लस n हो जाएंगे, ओके। ये हम बाद में भी समझेंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे। पर यही फॉर लूप अगर नेस्टेड फॉर लूप होगा, यहाँ फॉर लूप लिखा, उसके बाद इसका नेस्टेड फॉर लूप लिखा, तो इसमें मान लो m टर्म्स है और इसमें n टर्म्स है, तो ये इसका हो जाएगा ऑर्डर ऑफ m क्रॉस n, राइट। और ये सिमिलर होता है ऑर्डर ऑफ n² से, राइट। सो ये भी चीज़ हम लोग बाद में डिटेल में देखेंगे। इफ़ अ फंक्शन इज़ कॉल्ड इनसाइड अ लूप, इसका भी ऑर्डर n² होगा।
ये भी हम देखेंगे बाद में। एंड लॉगरिदम का जो बेस है वो भी आपको इग्नोर करना होता है। तो लेट्स से आपका लॉगरिदम का बेस है log ऑफ n टू द बेस 10, तो इसको हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ log ऑफ n। सिंपल, हमें ये जो 10 है ये रिमूव कर देना है। ओके, तो ये जो मैंने आपको बताया था कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, तो बिग O होता है, ये हमारा वर्स्ट केस हम लोग देखते हैं, राइट। जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया कि अगर हमारी कुछ वेबसाइट है, एक तो बेस्ट केस होगा जिसमें 100 यूज़र है, एक 1000 केस होगा जिसमें जो एक एवरेज केस हो सकता है, और 10 लाख यूज़र के लिए ये वर्स्ट केस कंसिडर करके हमें कोई भी क्वेरी या फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व करना पड़ता है। तो यही डिफरेंट टाइप ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ होता है, इसको अलग अलग टर्म्स दिया है। बिग O नोटेशन, इसको बोलते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो, ऑलराइट। तो ये हमारा वर्स्ट केस होता है और इसी को बोलते हैं अपर बाउंड, इसको बोलते हैं अपर बाउंड। जो सेकेंड टाइप ऑफ केस होता है दैट इज़ थीटा। थीटा जो होता है वो एवरेज केस होता है, तो हम लोग एवरेज केस के बारे में यहाँ पे बात नहीं करेंगे। सिमिलरली ओमेगा होता है जो बेस्ट केस होता है और इसको बोलते हैं लोअर बाउंड, तो इसके बारे में भी हम बात यहाँ इस लेक्चर में या पूरे DSA में नहीं करेंगे। तो ये हमारा, ये आप जैसे कॉलेज में आप पढ़ते हो, बट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इन दोनों टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ का काम नहीं होता है, राइट। इसको हम कभी यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओनली थिंग वी यूज़ इज़ अपर बाउंड, दैट इज़ वर्स्ट केस। तो हमें कभी भी जब भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करना है तो वी विल ऑलवेज कंसिडर वर्स्ट केस सिनेरियो, और उसी हिसाब से हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करना पड़ता है, राइट। एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर i इन रेंज 1 to n+1, फॉर j इन रेंज 1 to n+1। इसका आपको बताना है व्हाट इज़ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो लेट अस सॉल्व दिस। तो i मान लो 1 लिया, तो 1 लेने के बाद ये इस लूप में गया, इस लूप में गया, फिर इसमें j की रेंज है 1 से n+1 तक, मतलब इसमें n+1 एक्सक्लूडिंग होता है, तो 1 2 3 4 एट्सेट्रा n तक रहेगा। फिर i गया 1 से 2 हो गया, ओके। फिर 2 के लिए ये फॉर लूप रन हुआ, फिर से यहाँ पर आया, फिर से 1 2 3 4 5 एट्सेट्रा n तक रन हुआ, फिर ये इधर गया, फिर i की वैल्यू 3 हो गई, फिर 3 के लिए 1 2 3 4 एट्सेट्रा n। तो ऐसे करते करते क्या हो रहा है, ये पूरे n+1 है, मतलब n तक जाएगा, ओके। तो n के साथ भी 1 2 3 4 एट्सेट्रा n, ओके। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितने बार हो रहा है ये ऑपरेशन जो है, ये n क्रॉस n टाइम्स हो रहा है, ओके। n क्रॉस n टाइम्स हो रहा है, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा ऑर्डर ऑफ n², ओके। सो ये मैंने पहले भी बताया कि जब भी नेस्टेड लूप होता है उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n² होगा। तो लेट्स से ये एग्जांपल हम लोग लेते हैं, फॉर i इन रेंज i से n+1, फॉर j इन रेंज i से n+1। तो ये नेस्टेड लूप है फॉर का। तो लेट्स से यहाँ पे हमारा सबसे पहले वैल्यू होता है i = 1, तो 1 के लिए मैंने सारे, ये 1 होने के बाद ये इधर इस लूप में जाएगा, एग्जीक्यूट करेगा, फिर j के पूरे 1 से लेकर n तक ये पूरे लिख देगा, ओके। सिमिलरली फिर ये लूप ऊपर गया, ऊपर यहाँ 1 से 2 हो गया, ओके। फिर 2 का 1 2 3 4, ये फिर जब i की वैल्यू 2 हुई तो ये लूप यहाँ से इस तरफ गया, उसके बाद j 1 से लेकर n तक फिर से एग्जीक्यूट हुआ, इसी तरीके से ये पूरा n तक जाएगा। तो ये टोटल कितने बार ऑपरेशंस हो रहा है, दिस इज़ हैपनिंग फॉर n क्रॉस n टाइम्स हो रहा है। आप मल्टीप्लाई करोगे दिस इनटू दिस, n क्रॉस n टाइम्स हो रहा है, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा ऑर्डर ऑफ n², ऑलराइट। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में दो चीज़ें होती है, एक तो होता है आपका ऑक्सिलरी स्पेस, ओके, एंड सेकेंड होता है इनपुट स्पेस, ओके। तो ऑक्सिलरी स्पेस क्या होता है, एक्स्ट्रा स्पेस यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ओके। और इनपुट स्पेस क्या होता है, स्पेस
यूज टू स्टोर द इनपुट। ओके, एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से ये मेरा एक प्रोग्राम है, x = 5, y = 2, z = 3। मुझे प्रिंट करना है सम ऑफ दीज 3 नेचुरल नंबर। तो मैं क्या करूँगा, एक सम करके एक वेरिएबल है असाइन करूँगा, इसको मैं फॉर्मूला डालूँगा x + y + z और प्रिंट सम कर दूँगा। तो इसमें क्या सीन है, इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो x है, y, z है, ये ऑलरेडी असाइंड है, राइट। दीज आर ऑल असाइंड वेरिएबल्स। तो ये ऑलरेडी असाइंड है, दीज आर इनपुट वेरिएबल्स, मतलब इनके लिए हमें इनपुट स्पेस रिजर्व करनी पड़ेगी, राइट। एंड द सेकेंड वन इज सम। तो दिस सम वेरिएबल इज असाइंड बाय अस, राइट, इज असाइंड बाय द यूज़र। ओके, तो ये इसको क्या बोलते हैं, इसको हम, इसके लिए हमें क्या क्या है ना, इसके लिए हमें एक्स्ट्रा स्पेस देनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा स्पेस असाइन करनी पड़ेगी। ओके, इसी को बोलते हैं अपन, इसी को बोलते हैं ऑक्सिलरी स्पेस। ऑलराइट, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भी इनपुट साइज के हिसाब से डिनोट करते हैं और इसको भी O ऑफ n हो या O ऑफ n², इस तरीके से बिग O नोटेशन में डिनोट करते हैं। ओके, बिग O नोटेशन। सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। इसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चंस धीरे धीरे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो। ओके, थैंक्स अ लॉट।